हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यावाड़ी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और करेक्शन का टाइम चल रहा है। तो इस कड़ी में विद्यावाड़ी आपके लिए जीएस की पूरी सिलेबस को कवर करवाएगा। ये फ्री इनिशिएटिव है आपका विद्यावाड़ी की तरफ से। तो इस कड़ी में आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान। ये आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि विद्यावाड़ी नाम से है। तो चलते हैं, करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। तो आज हम इंडियन पॉलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं आपके सिलेबस में भारतीय राज्य व्यवस्था, हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर राज्य व्यवस्था क्या है। तो राज्य व्यवस्था को समझने के लिए हमें राज्य व्यवस्था को दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। एक मिलेगा हमें राज, एक मिलेगी हमें व्यवस्था। राज का मतलब होता है बच्चों शासन, और व्यवस्था का मतलब होता है संचालन। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो परिभाषा बनती है कि शासन का संचालन करने वाली व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है। शासन का संचालन करने वाली व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है। अगर हम वर्तमान समय में बात करें कि शासन का संचालन वर्तमान समय में कौन करता है, तो आप कहेंगे कि शासन का संचालन हमारी सरकार करती है। अगर हम कहें कि प्राचीन भारत के इतिहास के समय पर कौन शासन का संचालन कर रहा था, तो आपका जवाब होगा कि उस समय पर राजा करते थे। तो सवाल ये उठता है कि जो हमें आज भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था जिस रूप में दिखाई देती है, क्या ये पहले थी? अगर थी तो किस रूप में थी, और अगर नहीं थी तो किस फॉर्म में नहीं थी? तो हम बात करते हैं कि अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास के समय पर जाए तो आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब पहली बार गणतंत्र अस्तित्व में आए थे, तो यहाँ पर राजनीतिक प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्थाएं शुरू हुई थी। और आपको पता है कि यहाँ पर राजा धर्म के आधार पर शासन करता था। उसके बाद फिर समय बदलता है और मध्यकालीन भारत का इतिहास का समय आता है, और वहाँ पे जो शासन का संचालन होता है वो तलवार के दम पे होता है। लेकिन जब मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम आता है तो अब शासन की व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी जाएगी और यहाँ पर शासन की व्यवस्था पूर्ण रूप से राजनीति ले लेगी। तो अगर हम परिभाषा की बात करें राज्य व्यवस्था की, तो परिभाषा बनती है शासन का संचालन करने वाली व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है। चूंकि इस व्यवस्था का अध्ययन हम भारत के संदर्भ में करते हैं, इसलिए इस विषय का नाम हो जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था। दूसरा, इसी से एक निकला हुआ टर्म है जिसको हम कहते हैं भारतीय संविधान। दूसरा निकला हुआ टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान। तो अब हम समझेंगे कि आखिर भारतीय संविधान क्या है, संविधान क्या है। तो सिमिलरली पैटर्न पे हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे। एक मिलेगा हमें सम, एक मिलेगा हमें विधान। सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब होता है कानून। सवाल ये उठता है कि समान कानून किसके लिए? तो समान कानून हमारे देश की जनता के लिए, या हम कह सकते हैं नागरिकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 150 करोड़ प्लस आबादी है। तो इनको हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, और इनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हमें संविधान के माध्यम से प्राप्त होता है। चूंकि हम इसका अध्ययन भारत के संदर्भ में करते हैं, इसलिए इसे हम भारतीय संविधान के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपके सिलेबस में कितना पोर्शन भारतीय संविधान का है और कितना पोर्शन भारतीय राज्य व्यवस्था का है, ये भी आपको बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए। तो जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 1 to 51A, आर्टिकल 1 to 51A ये पूरा संविधान की बात करेगा। लेकिन इसके बाद जब हम कार्यपालिका पढ़ते हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, तो यहाँ पर हम भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ की व्यवस्था कैसे संचालित होती है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है आपका आर्टिकल 1 to 51A। यानी अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें, संवैधानिक विकास से लेकर के 51A मूल कर्तव्य तक, आपका पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यूपीएसआई में। और आपको यह भी पता है कि यूपीएसआई में संविधान और मूल विधि दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आपको 16 प्लस 14 क्वेश्चन मिलेंगे। करीब 30 क्वेश्चन आपको संविधान और मूल विधि से ही देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग जीएस के सेगमेंट में अपना नंबर
बढ़ाना चाहते हैं और आपको चाहिए कि आप मेरिट लिस्ट में आ पाएं, तो आपको संविधान और मूल विधि पे कमांड करना होगा, जहां से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। और संविधान में क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड आते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है, बस 2-4 PYQ को मिला करके उसे आपस में ऐड कर दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें भारतीय संविधान और मूल विधि में किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अब हम करते हैं अपने पहले चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है भारतीय संविधान, और इस चैप्टर का नाम है संवैधानिक विकास। तो आप सभी को पता है कि 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारी भारत में आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। इस कंपनी का नाम होता है लंदन कंपनी। और लंदन कंपनी ने क्या किया था, 1600 के अंत में कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला और इस कंपनी ने अपना नाम रख लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ शक्तिहीन होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि औरंगजेब के रहते अंग्रेजों के लिए यह नामुमकिन सी चीज़ थी कि ये भारत में पूरी तरह से अपना कंट्रोल दिखा सकें। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय प्रशासन जो है, केंद्रीय प्रशासन जो है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और यहीं से अंग्रेज़ों को पहले बार, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार मौका मिलता है कि वो भारत के केंद्रीय मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दे। उसके बाद 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1764 में कंपनी ने बक्सर का युद्ध भी जीत लिया। उसके बाद भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधार तैयार हुआ। यानी कि अगर आपसे बात किया जाए कि भारतीय संविधान का रूपरेखा या भारतीय संविधान का आधार तैयार कैसे होता है, तो यहाँ पर संसदीय नियंत्रण के लिए, यानी भारत में जब कंपनी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था तो संसदीय नियंत्रण के लिए यहाँ पर कुछ अधिनियम पारित किए गए। इन्हीं अधिनियमों में पहली बार हमें भारतीय संविधान की रूपरेखा दिखाई देती है, पहली बार झलक दिखाई देती है। अब ये झलक कैसे दिखाई देते हैं, आपको पता है कि जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर किसी किसी एक्ट में हमें राज्य सचिव शब्द मिलेगा, कहीं कहीं पर प्रधानमंत्री के लिए प्रीमियर शब्द जैसे मिलेंगे, मंत्री के लिए मिनिस्टर जैसे शब्द मिलेंगे, इस तरह से आपको विधिवेत्ता का शब्द मिलेगा। तो इस तरीके से जो हमारे संविधान में आज चीज़ें दिखाई देती हैं वो आपको छोटे छोटे एक्ट में आपको दिखाई देना चालू हो जाएंगे कि यहाँ पर कैसे हमारे भारतीय संविधान की रूपरेखा बनेगी। अब बात करते हैं पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, यानी 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा था उस समय पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। इनके द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर संसद द्वारा एक एक्ट पारित किया गया जिसका उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को समाप्त करना था। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर फ्रेंच, फिर आपके डच आए थे, डेनिश आए थे, फ्रेंच, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। तो इन लोगों को ये लगता था कि कंपनी ने जो पहले की आई है यहाँ पर काफ़ी भ्रष्टाचार और कुशासन इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो हमें इसको सुधारना पड़ेगा। और हमें सुधारना पड़ेगा तो हमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ेगा और इसीलिए इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पर रेगुलेट करने की बात हो रही है। अब हम इसके आगे बात करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल व उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश की बात करें, पेपर में हमेशा पूछता है कौन है, तो सर एलिजा इम्फे थे। और अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड थे। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल बना है वॉरेन हेस्टिंग्स और इसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो कि इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो पहला सदस्य है फिलिप फ्रांसिस, दूसरा मानसन, तीसरा बारवेल और चौथा क्लेवेरिंग। उसके बाद हम बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करें तो इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक यानी वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि अब कंपनी व्यापार के कार्य अलग करेगी और राजनैतिक कार्य अलग करेगी। पहली बार यह विधान 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया।
उसके बाद यहाँ पर द्वैध शासन की भी शुरुआत हुई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि द्वैध शासन की शुरुआत भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही हुई थी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को एक बोर्ड के अधीन किया गया, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया, तथा व्यापारिक मामलों को निर्देशक मंडल के अधीन कर दिया गया। जैसे कि वहां पर निर्देशक बोर्ड बना और गवर्नर जनरल की परिषद इंग्लैंड स्थित उस बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। सेम पैटर्न पे यहां पर वाणिज्यिक कार्यों के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए नियंत्रण बोर्ड बना, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार द्वैध शासन की शुरुआत हुई और यह व्यवस्था 1858 तक विद्यमान रही। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा हुई थी। और कब समाप्त हुई थी, तो 1858 में समाप्त हुई थी, भारत शासन अधिनियम 1858 में। उसके बाद बात करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है, यहां पर कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। और इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को जो वेतन मिला, वो मिला भारतीय कोष से, यानी भारतीय खजाने से पहली बार यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को सैलरी जाना चालू होगी। इसके बाद बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का चार्टर एक्ट कहता है कि कंपनी के भारतीय अधिकार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों पर जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया। लेकिन चीन के साथ में चाय का व्यापार बना रहा और इस पे इनकी मोनोपोली बनी रही। 1813 के एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन तथा साहित्य में सुधार के लिए घोषित किया गया कि इतना मिलेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 सालों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी दिया गया। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट की बात है। अगर हम चार्टर एक्ट की बात करें तो कितने हमारे पास, तो 1793, 1813, 1833, 1853 हमारे पास टोटल 4 चार्टर एक्ट है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चार्टर एक्ट और अधिनियम में क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं अगले चार्टर एक्ट की, जो है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट की अगर बात किया जाए तो यहां पर पहली बार कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जाने जाना वाला जो चार्टर एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। पेपर में जब आपसे पूछेगा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो आप लोगों को याद रखना है कि वो एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट या सेंट हेलेना एक्ट। 1833 के एक्ट द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया और 1833 के एक्ट द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो यह एक अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसी एक्ट के माध्यम से संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। देखिए हमें एक शब्द मिला, विधान मंडल। तो यहां पर 1853 के माध्यम से संपूर्ण भारत के लिए हमें विधानमंडल मिल जाएगा। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसे दी गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप जो लोगों को पता है कि इसके ठीक 1 साल पहले 1857 में क्रांति हुई थी और आपको पता है कि वो गोरखपुर से उठेगी मंगल पांडे के द्वारा और फिर काफी भीषण रूप ले लेगी, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं 1857 की क्रांति को। यहाँ पर पहली बार अंग्रेजों को ये लगता है कि अगर भारतीयों को अगर कोई एक लीडर मिल जाता है तो फिर हम लोगों को यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से जो शासन शुरू होगा वो क्राउन का शासन शुरू होगा, यानी क्राउन रूल, ताज का शासन शुरू होगा 1858 से लेकर के 1947 तक। इस चैप्टर को हम 2 भागों में देखते हैं, एक कंपनी का शासन और दूसरा ताज का शासन। यानी यहां तक जो चला 1853 तक वो कंपनी का शासन था और 1858 से लेकर के 1947 तक जो चलेगा वो ताज का शासन होगा। महारानी सीधे सीधे अपने हाथों में सत्ता ले लेंगी। इसी एक्ट का नाम रखा गया द गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। इस अधिनियम के द्वारा भारत का जो शासन था उसको कंपनी के हाथों से निकाल लिया गया और ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया।
और इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू किए गए द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया, जिसमें 15 सदस्यों की एक परिषद थी जो भारत परिषद के नाम से जानी जाती थी। किस परिषद के नाम से जानी जाती थी? भारत परिषद के नाम से जानी जाती थी। इनकी सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले चार्टर एक्ट की। लेकिन इसमें एक चीज और हुई थी, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद लाया जाता है। तो यहां पर भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का क्या था? सीधा प्रतिनिधि हुआ करता था। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करें तो गवर्नर जनरल की उपाधि, गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई। प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। परिषदों की शर्तों और प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई पहली बार भारतीयों को। दूसरा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया और इसमें एक 5वां सदस्य जोड़ा गया जो एक विधिवेत्ता का पद था। यानी विधिवेत्ता का पद हमें पहली बार मिलेगा 1861 में। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को शामिल किया गया जो कि अतिरिक्त सदस्य थे। पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्था और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला और गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधानसभा परिषद स्थापित करने के लिए शक्ति प्रदान की गई। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है 1861 तक का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला सेगमेंट, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसी के साथ में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। हर हर महादेव।